हाँ जी, राम राम। मैं सूरज आप सभी का आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म सूर्यांश एकेडमी सूरतगढ़ पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे राजस्थान कल्चर के ऊपर हम क्लासें लेने जा रहे हैं। इसमें हमारी 4 क्लासें हो गई, आज हम 5वीं क्लास लेने जा रहे हैं। जिसके अंदर अपने क्या पढ़ रहे थे, जो पहला टॉपिक हमारा स्टार्ट किया हुआ है वो भाषा एवं बोलियों के ऊपर चालू है टॉपिक। जिसके अंदर अपनों ने लास्ट जो क्लास थी उसके अंदर जो साहित्य है, साहित्य के वर्गीकरण को अपनों ने पढ़ा था कि भी साहित्य को अपने किस प्रकार से कितने वर्गीकरण में अपने बांट कर पढ़ सकते हैं। तो इसमें अपनों ने देखा था कि भी जो साहित्य का अपनों ने वर्गीकरण किया था, क्या किया था, वर्गीकरण जो किया था, डिवाइडेशन किया था, वो 4 भागों में किया था। जिसके अंदर जो पहला पार्ट था वो था काल क्रम के आधार पर। किस पे था? काल क्रम के आधार पर था। ठीक है जी। पहला जो किया था अपनों ने काल क्रम के आधार पर किया था। ठीक है। फिर हमने स्वरूप के आधार पर देखा था, लौकिक साहित्य है, चारण साहित्य है, जैन साहित्य है, ब्राह्मण साहित्य है। ठीक है, इस प्रकार के साहित्य हमने देखे थे। अब क्या है, जो फिर हमने क्या देखा था, जो साहित्यिक विधाएं हैं, यानी कि डिंगल है, पिंगल है, इसके रूप में देखा था। फिर ख्यात साहित्य वगैरह इसके ऊपर अब जितने भी जो वर्गीकरण, बाकी जो 3 वर्गीकरण बचे हैं वो इसी काल क्रम के आधार के वर्गीकरण में क्या हो जाते हैं, समाहित हो जाते हैं। तो हम जो आज टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो राजस्थानी साहित्य के जो वर्गीकरण है उसमें पहला जो वर्गीकरण है काल क्रम के आधार पर अपनों ने जो वर्गीकरण किया था। और हमने देखा था जो काल क्रम के आधार पर हमने जो राजस्थानी साहित्य है इसको हमने कितने भागों में बांटा था, बेसिकली 3 भागों में। और इसके अंदर एक जो साहित्य आता है मध्यकालीन साहित्य। कौन सा साहित्य? मध्यकालीन साहित्य जो आता है इसको अपनों ने 2 भागों में बांटा था, पूर्व मध्यकालीन साहित्य और उत्तर मध्यकालीन साहित्य। तो जब इसको 2 भागों में बांट कर पढ़ते हैं तो साहित्य के कालक्रम के आधार पर 4 रूप हो जाते हैं। और जब इसको अपने एक ही मानकर पढ़ते हैं तो कितने रूप हो जाते हैं? 3 रूप हो जाते हैं। ठीक है जी। तो इसको आज अपने समझेंगे किस प्रकार से, कौन सा कालक्रम कब तक रहा था, किस कालक्रम का क्या नाम है, ये सारी चीजें आज अपने देखने जाएंगे। फिर इसी के आधार पर अपने क्या पढ़ेंगे, राजस्थानी जो साहित्य है इसके लेखन की जो विधाएं हैं उनको पढ़ेंगे। और उन्हीं को लेते हुए हम क्या करेंगे, पूरा जो साहित्य है प्राचीन काल से लेके और वर्तमान तक का जितना राजस्थानी साहित्य है इसको कवर करेंगे। ठीक है जी। तो अब चलते हैं, अपने क्या पढ़ेंगे, राजस्थानी साहित्य का काल क्रम के आधार पर जो वर्गीकरण अपनों ने किया था इसको पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है जी। तो राजस्थानी साहित्य का काल क्रम के आधार पर वर्गीकरण, वर्गीकरण। ठीक है। तो एक बार फिर से देख लें तो बेसिकली कितने पार्ट थे? 3 पार्ट थे इसके कालक्रम के आधार पर। और पहला जो था वो प्राचीन काल था। क्या था? प्राचीन या आरंभक काल भी बोल देते हैं। प्राचीन काल या आरंभक काल बोलते हैं। इसी काल का एक नाम है, इसको वीर गाथा काल भी बोलते हैं, वीर गाथा काल भी कह देते हैं। ठीक है। तो प्राचीन काल कह दें, आरंभक काल कह दें, वीर गाथा काल कह दें, ये सभी किसके नाम है, जो प्राचीन जो काल आता है उसका। अब इसके हम टाइम पीरियड की बात करें तो 1150 से लेके लगभग 1450 ईस्वी तक इसका काल माना जाता है। कब से कब तक माना जाता है? 1150 से लेके 1450 ईस्वी तक का जो काल है वो किस में आता है? आरंभक काल, प्राचीन काल या वीर गाथा काल में आता है। ठीक है। अब इसको वीर गाथा काल क्यों कहते हैं ये सारी चीजें अपने समझेंगे। फिर हमने देखा था कौन सा है, मध्य राजस्थानी साहित्य। कौन सा देखा था? मध्य राजस्थानी साहित्य। ठीक है जी। कौन सा देखा? मध्य राजस्थानी साहित्य। इस मध्य राजस्थानी साहित्य का जो कालक्रम था वो 1450 से लेके 1850 ईस्वी तक का काल माना जाता है। 1450 से लेके 1850 ईस्वी तक का काल। जब इसको अपने क्या करते हैं, 2 भागों में विभाजित करते हैं। कितने भागों में? 2 भागों में क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। तो इसके पार्ट हो जाते हैं, एक तो पूर्व मध्य साहित्यिक काल आ जाएगा, पूर्व मध्य साहित्यिक काल।
इस काल को अपने संत साहित्य कहते हैं। क्या कहते हैं? संत साहित्य भी कहा जाता है। तो सर्वाधिक जो संतों के द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए थे, जो वाणियां लिखी गई थी, वो किसके अंदर लिखी गई थी? इस पूर्व मध्य काल के अंदर लिखी गई थी। इसीलिए इसको अपने संत साहित्य का काल भी कहा जाता है। ठीक है, किसका काल कहा जाता है? संत साहित्य का काल कहा जाता है। ठीक है जी। और इसी को अपने क्या बोल देते हैं? भक्ति काल भी। संत साहित्य काल बोल दें या इसको बोल देते हैं अपने भक्ति काल। क्या कह देते हैं? भक्ति काल भी कह देते हैं। अब इसके टाइम पीरियड की अपने बात करें तो इसका जो टाइम पीरियड है ये 1450 से लेके लगभग 1650 ईस्वी तक रहता है। 1450 से लेके 1650 ईस्वी तक का जो काल रहता है वो किसका रहता है? मध्य राजस्थानी साहित्य का काल रहेगा। ठीक है जी। फिर अपने इसका जो दूसरा पार्ट देखते हैं मध्य राजस्थानी साहित्य का, वो आता है उत्तर मध्यकालीन साहित्य। कौन सा आ जाता है? उत्तर मध्यकालीन साहित्य आ जाता है। उत्तर मध्यकालीन साहित्य। ठीक है। अब इसमें जो सर्वाधिक क्या हुआ था इस टाइम पीरियड के अंदर, क्या होता है, जो राजस्थान के जो शासक थे, जो रियासतों के शासक थे, राजा महाराजा थे, वो क्या करते हैं? जितने भी साहित्यकार उनको संरक्षण देना क्या करते हैं? प्रदान करते हैं। तो सर्वाधिक संरक्षण दिया जाता है इस काल के अंदर। इसी कारण ये जो काल है यानी उत्तर मध्यकालीन जो साहित्यिक काल है, इसको अपने राजस्थान के साहित्य का क्या बोलते हैं? स्वर्ण काल भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? स्वर्ण काल भी कहा जाएगा। ठीक है। और इसके अंदर जो सर्वाधिक रचनाएं होती, श्रृंगार से संबंधित रचनाएं होती, ये इस साहित्यिक काल को क्या बोलते हैं? श्रृंगार रीति नीति परक काल भी कहते हैं। क्या बोलेंगे? और रीति नीति परक काल, श्रृंगार रीति नीति परक काल भी ये कहलाता है। ठीक है जी। अब इसके टाइम पीरियड की अपने बात करें तो जो इसका टाइम पीरियड रहता है लगभग 1650 से लेके 1850 ईस्वी के आसपास इसका क्या रहता है? टाइम पीरियड रहता है। और इसी काल को अपने राजस्थानी साहित्य का स्वर्ण काल भी कहते हैं। ठीक है जी। क्या कहेंगे? राजस्थानी साहित्य का स्वर्ण काल कहते हैं। अब अपने बात करते हैं जी, लास्ट जो इसका पॉइंट रहता है वो कौन सा आ जाता है? ठीक है जी। आधुनिक काल कह देते हैं, आधुनिक साहित्य। कौन सा साहित्य? आधुनिक साहित्य। ठीक है। आधुनिक साहित्य। अब ये जो साहित्य लगभग 1857 की क्रांति का अपने जिक्र करते हैं, तो 1857 की क्रांति के समय ये रचनाएं लिखनी चालू होते हैं। इसीलिए इसको विविध विषयों का काल भी कहते हैं। अलग अलग विषयों पर क्या लिखी जाती हैं? साहित्य लिखा गया। इसीलिए ये जो काल कहलाता है क्या कहलाता है? विविध विषयों का काल कहलाता है। ठीक है जी। तो याद रखना है विविध विषयों का काल कौन सा है? तो आधुनिक साहित्यिक काल है जो राजस्थान का आधुनिक साहित्य। और ये कब से कब तक रहता है? 1850 से लेके और अब तक का जो काल है, यानी कि जो आज भी हम बात कर रहे हैं, ये जो काल है किस में आएगा? आधुनिक साहित्य के अंदर आएगा। ठीक है जी। अब इसको भी अपने तीन भागों में बांटते हैं आधुनिक साहित्य को। तो वो भी देखेंगे किस प्रकार से इसका विभाजन करते हैं, क्या क्या इसके अंदर रचनाएं होती हैं। ठीक है जी। तो ये कालक्रम के आधार पर अपने क्या करते हैं? विभाजन करते हैं किसी भी साहित्यिक भाग का। तो पहला प्राचीन काल, फिर मध्यकाल और आधुनिक काल। अपने को याद रखना है मध्यकाल को अपनों ने दो भागों में बांटा है, पूर्वी मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। जिसमें जो उत्तर मध्यकाल है ये क्या कहलाता है? राजस्थानी साहित्य का स्वर्ण काल कहलाता है। अब क्वेश्चन में अपने को मिले राजस्थानी साहित्य का स्वर्ण काल किसे कहते हैं, और उसमें अपने को ऑप्शन में दोनों मिल रखे हैं, मध्य राजस्थानी साहित्य और उत्तर मध्यकालीन राजस्थानी साहित्य। तो कौन सा सही हो जाएगा अपना ऑप्शन? ये सही होगा, उत्तर मध्यकालीन साहित्य वाला। ठीक है जी। अब एक एक करके अपने क्या करते हैं, इसको समझते हैं। प्राचीन राजस्थानी साहित्य क्या है, इसमें को वीर गाथा काल क्यों कहते हैं, मध्य राजस्थानी साहित्य क्या है, और आधुनिक राजस्थानी साहित्य क्या है, ये सारी चीजें अपने समझेंगे विस्तार से। और पेन कॉपी लेके बैठ जाइए, साथ साथ में आप नोट्स बनाते रहिए, और साथ साथ में आपको क्या करना है, इसका रिवीजन करते जाना है और याद करते रहना। ठीक है जी। अब देखते हैं अपने पहला जो टॉपिक है अपना वो कौन सा है? प्राचीन राजस्थानी साहित्य। प्राचीन राजस्थानी साहित्य। प्राचीन राजस्थानी साहित्य। ठीक है।
के टाइम पीरियड की बात करें तो लगभग 1150 से लेके 1450 ईस्वी, कब से कब तक रहता है, 1150 से लेके 1450 ईस्वी तक। और अगर हम एक बुक की बात करें, कौन सी, राजस्थान अध्ययन जो बुक है अपनी 10वीं वाली, राजस्थान अध्ययन की जो बुक है, इसकी कक्षा 10 की क्लास 10th की जो बुक है, इसके अंदर जो चैप्टर है राजस्थानी साहित्य वाला, इसमें जो प्राचीन राजस्थानी साहित्य, इसकी टाइम पीरियड की अगर अपने बात करें तो इसका जो टाइम पीरियड बता रखा है वो कब से कब तक बता रखा है, ये बता रखा है 1050 से लेके 1550 ईस्वी तक। ठीक है, अब ये क्यों लिखा हुआ है या कोई मिस प्रिंटिंग वगैरह है तो वो अपने को इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। मेन जो ये याद रखना है आपको, ये टाइम पीरियड सही है। ठीक है जी, ये टाइम पीरियड सही माना जाता है। अब अपने बात करते हैं राजस्थान अध्ययन वाले की, तो राजस्थान अध्ययन में जो ये टाइम पीरियड बता रखा है 1050 से लेके और 1550 ईस्वी तक बता रखा है, 1550 ईस्वी। अपने को ये वाला याद रखना है, यही सही माना जाएगा। ठीक, अब ये बताया क्यों, अगर मान लो प्राचीन राजस्थानी साहित्य 1150 या 1450 नहीं दे रखा और आपको ऑप्शन में 1050 से 1550 मिल जाए तो ये अपने सही कर सकते हैं, क्योंकि किसको आधार मान के, राजस्थान अध्ययन की जो 10वीं की 10th की बुक है उसके आधार पर इसको अपने क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। ठीक है जी, अब अपने बात करते हैं इसके नाम की। इस काल को अपने किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम आरंभक काल भी कहते हैं। इसके अन्य नामों की हम बात करें तो इसे क्या कहेंगे, काल को अन्य नाम, यानी प्राचीन राजस्थानी साहित्य के अन्य नामों की बात करें तो पहला नाम आ जाएगा, इसको बोलते हैं अपने आरंभक काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आरंभक काल कहा जाता है। दूसरा हम बात करें तो इसको क्या कहा जाता है, वीर गाथा काल कहा जाता है। अब वीर गाथा काल क्यों कहते हैं, आपको पता है कि अपने जब राजस्थानी इतिहास, राजस्थान का इतिहास पढ़ते हैं तो जो विदेशी आक्रमण होने प्रारंभ हुए वो इसी टाइम पीरियड में क्या होते हैं, प्रारंभ होते हैं। इसी टाइम पीरियड के लगभग क्या होते हैं, विदेशी आक्रमण अपने राजस्थान वाले क्षेत्र में होते हैं। तो अब यहाँ पे क्या चाहिए, लोगों को मोटिवेट करना है, किसके लिए करना है, युद्ध लड़ने के लिए क्या करना है, मोटिवेट करना है। तो जब मोटिवेट किया जाएगा तो अपने को कैसी रसात्मक, किस रस की प्रधानता होनी चाहिए, वीर रस की। ठीक है ना, किस रस की प्रधानता होनी चाहिए, वीर रस की प्रधानता होनी चाहिए। इसीलिए जो जब ये साहित्य लिखा गया तो इस साहित्य में जो रस प्रधान थे वो कौन सा रस प्रधान है, वीर रस प्रधान है। इसीलिए इस काल को क्या बोला गया, वीर गाथा काल कहा गया। यानी कि लोगों, राजा महाराजाओं की गाथाएं लिखी गई, वीर गाथाएं लिखी, इसने इस प्रकार से युद्ध लड़ा, ऐसे युद्ध लड़ा, ये विजयी हुआ, इस प्रकार की क्या लिखी गई, गाथाएं लिखी गई। इसलिए इसको क्या बोला गया, वीर गाथा काल कहा गया। क्या कहा गया, वीर गाथा काल के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं इसमें, विदेशी आक्रमण और राजस्थान के, और राजस्थान के वीर नायकों का आदर्श चरित्र प्रस्तुत करना, विदेशी आक्रमण और राजस्थान के वीर नायकों का आदर्श चरित्र प्रस्तुत करना इस काल की प्रमुख विशेषता रही है। अब आपसे पूछ लिया जाए जो वीर गाथा काल, इसकी प्रमुख विशेषता क्या रही है, तो इसमें क्या बताया गया, तो जो विदेशी आक्रमण हुए वह उनकी क्या करना है, उनको प्रस्तुत करना है। और राजस्थान के जो वीर नायक थे जिन्होंने युद्ध वगैरह लड़े, उनके आदर्श जो चरित्र हैं किसको प्रस्तुत करना है, उनके
आदर्श चरित्र को प्रस्तुत करना है। ठीक है, इस ये जो क्या रहती है, इनकी विशेषता रहती है, यानी वीर गाथा काल की यानी जो प्रारंभिक काल है इसकी विशेषता क्या है, राजस्थान के वीर नायकों के आदर्श चरित्र को क्या करना है, प्रस्तुत करना है, ये इसकी क्या रहती है। अब कैसे करोगे, तो ये जब प्रस्तुत करना होगा इनके आदर्शों को, तो किस रस में लिखना होगा, तो वीर रस। तो पूछ लिया जाए ये आदर्श कैसे, किस रस से प्रधान है, तो वीर रस से क्या है, प्रधान है, वीर रस प्रधान साहित्य। तो ये साहित्य कैसा है, वीर रस प्रधान साहित्य है। कैसा साहित्य है, वीर रस प्रधान साहित्य। ठीक है जी। अब हम बात करें जो प्राचीन राजस्थानी साहित्य है, इसके अंदर जो सर्वाधिक साहित्य लिखा गया वो किनके द्वारा लिखा गया, और किस प्रकार का अपने को इसके अंदर क्या मिलता है, साहित्य देखने को मिलता है। ठीक है जी, किस प्रकार का साहित्य देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं राजस्थानी साहित्य, जो प्राचीन राजस्थानी साहित्य है, इसके अंदर पहले हम पॉइंट याद रखना है, जो इसमें सबसे ज्यादा लिखा गया वो कौन सा लिखा गया, जैन साहित्य लिखा गया है। कौन सा लिखा गया है, जैन साहित्य लिखा गया। और हमने पढ़ा था कि जैन साहित्य यानी राजस्थानी साहित्य की सबसे जो प्राचीन रचना है भारतेश्वर बाहुबली घोर, कौन सी है, भारतेश्वर बाहुबली घोर। और ये जो लिखी गई किसके द्वारा लिखी गई, वज्रसेन सूरी के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी, वज्रसेन सूरी। और वज्रसेन सूरी कौन थे, एक जैन साहित्यकार थे। कौन थे, जैन साहित्यकार। और ये जो लिखी गई रचना ये कब लिखी गई थी, 1168 ईस्वी के लगभग, 67-68 ईस्वी के लगभग लिखी गई थी। ठीक है, कब से कब तक लिखी गई थी, लगभग 67-68 ईस्वी के लगभग लिखी गई, 1167-68 ईस्वी। तो देख लीजिए यही टाइम पीरियड है, 1150 के लगभग क्या होता है, प्राचीन राजस्थानी साहित्य प्रारंभ होता है। तो सबसे पहले जो साहित्य लिखा गया वो जैनों के द्वारा ही लिखा गया था। और आपको पता है जैनों ने क्या दिलाई थी, राजस्थानी साहित्य को प्रारंभिक प्रसिद्धि दिलाई थी। अब ये भरतेश्वर बाहुबली जो घोर ग्रंथ है, इसमें दो, ये भरतेश्वर और बाहुबली के मध्य जो युद्ध हुआ है उस युद्ध का वर्णन है। तो कैसा होगा, इसमें किस रस का प्रधान होगा, तो इसमें याद रखना है अपने को, वीर रस प्रधान ये साहित्य है। कौन सा साहित्य है, वीर रस प्रधान है। फिर इसी के अंदर एक जैन साहित्य और आता है, भरतेश्वर बाहुबली रास आता है। कौन सा आता है, भरतेश्वर बाहुबली रास, शालिभद्र सूरी के द्वारा लिखी गई थी। कौन सी के, किसके द्वारा, भरतेश्वर, भरतेश्वर बाहुबली रास किसके द्वारा लिखा गया, तो शालिभद्र सूरी के द्वारा लिखा गया। के द्वारा लिखा गया, शालिभद्र सूरी के द्वारा लिखा गया। ठीक है जी, तो याद रखना। अब इसमें भी किसका वर्णन है, भरतेश्वर और बाहुबली के बीच के मध्य किसका वर्णन है, युद्ध का वर्णन है। तो पहला जो पॉइंट आता है प्राचीन राजस्थानी साहित्य के अंदर कौन सा आता है, जैन साहित्य आता है। किसके अंदर बात करते हैं अपने, जैन साहित्य के अंदर बात करेंगे। कौन सा साहित्य, जैन साहित्य की अपने बात करते हैं। फिर इसके अंदर आता है कौन सा, लौकिक साहित्य। कौन सा आ जाएगा, लौकिक साहित्य। कौन सा साहित्य, लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य का मतलब हुआ लोगों के द्वारा सुनी सुनाई बातों को क्या कर देना है, अपने को प्रस्तुत कर देना है। और जो क्या रहती है, आम जनता के बीच में ज्यादा सुनी जाती बातें हैं, ऐसी बातें क्या कहलाती हैं, लौकिक साहित्य के अंदर आती हैं। और इस समय की जो लौकिक साहित्य की सर्व प्रमुख रचना है वो है विसलदेव रासो है। कौन सी है, विसलदेव रासो। तो विसल देव जो रासो है किसके द्वारा लिखी गई थी, नरपति ही नाल्हा के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी, नरपति नाल्हा के द्वारा लिखी गई। ठीक है जी, तो कौन सा साहित्य आ गया, लौकिक साहित्य आ गया। कौन सा साहित्य, लौकिक साहित्य। फिर हम बात करते हैं अगला जो साहित्य सर्वाधिक लिखा वो किसने लिखा, इसमें
चारण साहित्य की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? चारण साहित्य की बात करें। ठीक है जी, कौन सा साहित्य? चारण साहित्य। ठीक है, अब इस चारण साहित्य की अगर अपने बात करते हैं तो एक आता है श्रीधर व्यास के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? श्रीधर व्यास के द्वारा लिखा गया है रणमल छंद। रणमल छंद। ठीक है, ये जो रणमल छंद है बेसिकली 70 छंदों का एक संकलन है। कितने छंद है इसके अंदर? 70 छंद है, जिसका क्या संकलन है, किसने किया है? श्रीधर व्यास ने। तो ये हमने बात करी प्राचीन राजस्थानी साहित्य, जिसको अपने क्या बोलते हैं? वीर गाथा काल कहते हैं। अब अपने बात करते हैं मध्य राजस्थानी साहित्य की। किसकी बात करेंगे? मध्य राजस्थानी साहित्य की। मध्यकालीन राजस्थानी साहित्य। साहित्य। ठीक है, अब इसकी हम बात करें तो ये कब से कब तक रहेगा? 1450 से लेके 1850 ईस्वी। कब से कब तक रहेगा? 1450 से लेके 1850 ईस्वी तक का जो काल है वो कौन सा रहेगा? मध्य राजस्थानी साहित्य। अब इसके हम पहले भाग की बात करते हैं तो पहला जो पार्ट है वो कौन सा है इसका? पूर्व मध्यकालीन राजस्थानी साहित्य। पूर्व मध्यकालीन राजस्थानी साहित्य। ठीक है जी, इसे अपने क्या कहते हैं? इसका जो सॉरी टाइम पीरियड है वो कब से कब तक है? 1450 से लेके 1600, जो 50 ईस्वी का टाइम पीरियड है ये क्या कहलाता है? पूर्व मध्यकालीन राजस्थानी साहित्य कहलाता है। ठीक है जी, अब इसको अपने क्या बोलते हैं? भक्ति काल भी कहते हैं। इसका नाम की बात करें, अन्य नाम की अपने बात करते हैं तो इसको क्या कहते हैं? भक्ति काल भी कहते हैं। भक्ति काल कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? संत साहित्य भी कहा जाता है। संत साहित्य काल भी कहा जाएगा। ठीक है जी, तो भक्ति काल बोल दें, संत साहित्य काल बोल दें। अब इसमें जो रचनाएं होती हैं वो बेसिकली किन के द्वारा लिखी गई? संतों के द्वारा लिखी गई। अब आपने को याद रखना है जो संत साहित्य लिखा गया ये दो प्रकार से लिखा गया। एक लिखा गया सगुण भक्ति के अंदर और एक लिखा गया निर्गुण भक्ति। तो किस में आ जाएगा? सॉरी, कौन सा साहित्य है? सगुण भक्ति साहित्य और निर्गुण भक्ति साहित्य। निर्गुण और सगुण। ठीक है, यानी निर्गुण का अर्थ क्या है और सगुण का अर्थ क्या है? जब अपने क्या करेंगे तो अभी थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता दूं सगुण क्या होता है और निर्गुण क्या था। फिर अपने क्या भक्त राजस्थान के संत साहित्य जब पढ़ेंगे, संतों को पढ़ेंगे, तब इसके अंदर हम विस्तार से जाने। तो निर्गुण का बेसिक अर्थ क्या हो गया कि एक ईश्वर है और वो सभी में क्या है? विराजमान है। तो ईश्वर है जो वो सभी में क्या है? विराजमान है, उसका कोई रूप नहीं है। निर्गुण यानी कि किसी का रूप नहीं है, किसी का कोई गुण नहीं है। मान लो अपने क्या है? एक इंसान है, इंसान के अंदर क्या आत्मा है, यही आत्मा क्या है? सभी मनुष्यों में है। तो वही आत्मा को क्या मान रखा है? परमात्म तत्व, परम तत्व माना है। तो इस प्रकार की जो धारणा होती है वो क्या कहलाती है? निर्गुण कहलाती है। क्या कहलाती है? निर्गुण। जैसे कि एक उदाहरण मैं दूं, ये बोर्ड है, ये किससे चल रहा है? बिजली से चल रहा है। तो इस बोर्ड का जो स्वरूप है, ठीक है, जब इस स्वरूप को देखेंगे तो हम किस में आ जाएंगे? सगुण भक्ति में आ जाएंगे। इस बोर्ड के स्वरूप को देखेंगे, इसके गुण दोष अपने निकालेंगे, भाई ये इसके गुण क्या हैं, कलर इसमें चेंज कर सकते हैं, अलग अलग स्लाइड बना सकते हैं। ठीक है, डिजिटल प्रकार से अपने इसको पढ़ा सकते हैं, पीडीएफ सेव कर सकते हैं। तो ये क्या हो गए? इसके गुण हो गए। जब इसके गुणों को देखा जा रहा है और इसका एक स्वरूप बना दिया कि ये बोर्ड है इतने बाई इतने का और ये इसका क्या है? आकार है, ये इसका स्वरूप है। तो जब इस प्रकार की धारणा मानेंगे किसी भी तत्व में तो वो किस में आ जाएगी? सगुण में आ जाएगी। यानी कि एक रूप माना और उस रूप का हमने क्या बना लिया? आकार बना लिया। जैसे कि मीरा ने क्या किया? कृष्ण भक्ति की, तो कृष्ण का एक रूप उनके पास था कि भाई ये कृष्ण है, इसी का मैं क्या करूंगी? पूजा पाठ करूंगी और इन्हीं को मैं अपना परम तत्व मानूंगी।
तो मीरा कैसी थी, सगुण भक्ति से जुड़ी हुई थी। ठीक, अब मान लो ये बोर्ड है, अब इस बोर्ड का क्या रूप है, क्या उपयोग है, ये नहीं मानकर अब क्या कह रहे हैं, बोर्ड किससे चल रहा है, बिजली से चल रहा है। ये बोर्ड भी बिजली से चल रहा है, ये पंखे जो चल रहे हैं ये भी किससे चल रहे हैं, बिजली से चल रहे हैं। पंखे का आकार अलग है, बोर्ड का आकार अलग है, एसी जो चल रहा है उसका आकार अलग है, वो किससे चल रहा है, बिजली से चल रहा है। उसके अंदर इस बोर्ड में, पंखे में और एसी में जो एक तत्व है, उस तत्व को मानकर अपने जब भक्ति आराधना करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, निर्गुण बोलते हैं, यानी किसी का आकार नहीं है। तो ये चीज याद रखनी है, इसको अपने विस्तार से भी समझेंगे किसके अंदर, जब संत साहित्य करेंगे तब। तो दो प्रकार का या इसमें क्या रहता है, साहित्य रहता है, जिसमें एक निर्गुण भक्ति साहित्य होता है और एक सगुण भक्ति साहित्य होता है। ठीक है जी। तो दो प्रकार के इसमें क्या लिखे जाते हैं, साहित्य लिखे जाते हैं। अब अपने बात करते हैं कि जो संतों के द्वारा क्या लिखे गए, साहित्य लिखे गए, तो इसमें दादू पंथ की रचनाएं आ जाएंगी, बिश्नोई संप्रदाय की रचनाएं आ जाएंगी, मीरा की पदावलियां आ जाएंगी। ठीक है, तो क्या क्या चीजें आ जाएंगी वो देख लेते हैं, इसके अंदर क्या क्या अपने इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो दादू पंथ की रचना है, ठीक है, दूसरा लिख सकते हैं अपने बिश्नोई पंथ की रचनाएं हैं, मीराबाई की पदावलियां हैं, मीराबाई की पदावलियां, ये जितनी भी रचनाएं हैं किसके अंदर अपने शामिल करते हैं, संत साहित्य या भक्ति काल के अंदर क्या करेंगे, शामिल करेंगे। तो ये हो गया पूर्व मध्य काल के अंदर टॉपिक, हो गया भक्ति काल या संत साहित्य दो प्रकार से लिखा गया, निर्गुण और सगुण के रूप में। और भी जितने राजस्थान के अंदर संत हुए हैं उनकी भी नाम इसके अंदर अपने क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी। अगला जो अपना टॉपिक आता है वो किसका आ जाता है, उत्तर मध्यकालीन राजस्थानी साहित्य का। कौन सा आएगा, उत्तर मध्यकालीन राजस्थानी साहित्य। उत्तर मध्यकालीन राजस्थानी राजस्थानी साहित्य, उत्तर मध्यकालीन राजस्थानी साहित्य। अब ये जो टाइम पीरियड रहता है ये बेसिकली कब से कब तक रहता है, 1650 से लेके लगभग 1850 ईस्वी तक का इसमें टाइम पीरियड रहेगा। ठीक है, अब इसको अपने क्या बोलते हैं, इसका नाम की अपने बात करें तो क्या नाम है इसका, इसको श्रृंगार रीति नीति परक काल भी कहा जाता है। ठीक है जी, श्रृंगार रीति नीति परक काल के नाम से किसको जाना जाता है, तो जो उत्तर मध्य काल है इसको जानते हैं। का जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक है, 1650 से लेके 1850 तक रहता है। ठीक है, अब इसमें होता क्या, क्या विशेषता रहती है इस काल के अंदर, जो साहित्यकार हैं, जो रचनाकार हैं, इनको क्या मिलने लग जाता है, राजकीय संरक्षण प्राप्त होने लगता है। इसको देखेंगे इसकी विशेषता के अंदर, साहित्यकारों साहित्यकारों और कवियों को कवियों को इस समय राजकीय संरक्षण संरक्षण मिलना प्रारंभ होता है, जिससे इससे राजस्थानी साहित्य को राजस्थानी साहित्य को अधिक उन्नति मिलती है। ठीक है जी। तो इस काल में क्या होता है, जो साहित्यकार हैं, जो कवि, इनको क्या मिलता है, राजकीय संरक्षण मिलना क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है, जिससे राजस्थानी साहित्य का क्या होता है, विशेष उन्नति मिलेगी, साहित्य को और अधिक उन्नति मिलने लग जाती है।
ठीक है। इसी कारण से ये जो काल है, इस विशेषता के कारण से ये जो काल है क्या कहला जाता है, राजस्थानी राजस्थानी साहित्य का स्वर्ण काल कहलाता है। राजस्थानी साहित्य का स्वर्ण काल कहलाता है। ठीक है, कौन सी विशेषता के कारण, ये जो विशेषता है, यानी साहित्यकार और कवियों को क्या मिलने लग जाता है, राजकीय संरक्षण मिलने लग जाता है। इस विशेषता के कारण ये जो काल है ये क्या कहलाता है, स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। अब इसकी अपने बात करें, ये जो साहित्यिक काल, इसको कितने भागों में बांट सकते हैं, तो इसके जो पार्ट अपने 5 प्रकार से इसको विभाजित कर सकते हैं। किस किस के द्वारा ये जो साहित्य लिखा गया, यानी कि जो उत्तर मध्यकालीन जो साहित्य है ये सबसे ज्यादा लिखा गया किसके द्वारा, चारणों के द्वारा लिखा गया। तो किसके द्वारा लिखा गया था, जो चारण थे चारणों के द्वारा लिखा गया। तो इसमें अपने बोल सकते चारण काव्य, तो कौन सा काव्य लिखा गया है सबसे ज्यादा, चारण काव्य लिखा गया है। फिर हम बात करें और कौन सा काव्य, इसके अंदर लौकिक काव्य है। कौन सा काव्य है, लौकिक काव्य लिखा गया है। ठीक है जी, तो चारण काव्य लिखा गया, लौकिक काव्य लिखा गया। ठीक है जी, इसी में और आ जाता है संत काव्य को भी इसी के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं। कौन सा काव्य, संत काव्य को भी इसी के अंदर शामिल कर ले। ठीक है जी, तो चारण काव्य, लौकिक काव्य, संत काव्य, जैन काव्य। ठीक है जी, कौन सा, जैन काव्य। और लास्ट पॉइंट आ जाता है आख्यान, आख्यान काव्य। कौन सा आ जाएगा, आख्यान काव्य आ जाएगा। ठीक है जी, तो चारण काव्य, लौकिक, संत, जैन और आख्यान काव्य, ये किसकी विशेषताएं हैं, किसके अंदर लिखे गए हैं, तो उत्तर मध्यकालीन राजस्थानी साहित्य के अंदर। ठीक है जी, तो क्या क्या लिखा गया इसके अंदर, जैसे कृपाराम जो खेड़िया हैं इनके द्वारा साहित्य की रचना की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा, कृपाराम खिड़िया के द्वारा लिखा गया। राजियारा सोरठा लिखे गए, क्या लिखे गए, राजियारे सोरठा लिखा गया। ठीक है, तो विभिन्न विभिन्न लेखकों के द्वारा इसके अंदर क्या की गई थी, रचनाएं की गई थी। अब सोरठा क्या होते हैं, ये सारी चीजें अपने जब राजस्थानी साहित्य की विधाएं पढ़ेंगे तब उसमें जानेंगे सोरठा साहित्य किसको बोलते हैं। ठीक है, आडियां क्या होती हैं, रासो क्या होता है, ख्यात क्या होते हैं, प्रकाश क्या होता है, बात साहित्य क्या होता है, ये सारी चीजें अपने जब विधाएं पढ़ेंगे तब करेंगे। अगला जो पॉइंट है हमारा वो कौन सा आ जाता है, वो आधुनिक काल का आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, आधुनिक काल आ जाएगा। तो अगला पॉइंट है कौन सा, आधुनिक काल, आधुनिक काल। याद रखना है कब से, 1850 से अब तक जितनी भी रचनाएं हैं वो क्या हैं, आधुनिक काल में। अब इस समय क्या होता है आपको पता है, 1857 की क्रांति होती है और राष्ट्रीय भावना को जागृत करने के लिए क्या की जाती हैं, रचनाएं की जाती हैं। क्या की जाती हैं, रचनाएं। तो ये जो काल है किससे प्रेरित है, राष्ट्रीय भावनाओं से प्रेरित है। किससे प्रेरित है, राष्ट्रीय भावनाओं से। राष्ट्रीय भावनाओं से प्रेरित है। ठीक, इस काल में जो सर्वाधिक रचनाएं होती हैं, प्रारंभिक जो इस काल की रचनाएं होती है वो बांकीदास है, सूर्यमल मिश्रण के द्वारा की जाती हैं। बांकीदास की रचनाएं हैं, सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं हैं। ठीक है, इनके द्वारा क्या की जाती हैं, रचनाएं की जाती हैं। अब हम देखते हैं जो आधुनिक काल है इसको भी अपने 3 भागों में बांट सकते हैं। आधुनिक काल को कितने भागों में बांट सकते हैं, 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो 1850 से लेके जो 1947 तक का जो टाइम पीरियड, इसके बाद की बात करें तो इसको अपने कहते हैं जागरण काल। क्या कहते हैं, जागरण काल। तो जागरण काल का जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक है, 1850 से लेके 1947 तक का जो काल है वो क्या कहलाता है, जागरण काल के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद जो काल आता है वो आजादी के बाद का काल आता है। कौन सा आता है, आजादी के बाद का काल। ठीक है जी,
कौन सा काल? आजादी के बाद का। और ये जो काल है 1947 से लेके 1965 तक का जो काल है, ये क्या कहलाता है? आजादी के बाद का काल कहलाता है। किसमें आएगा? आधुनिक साहित्य के अंदर आएगा। और जो अगला जो टाइम पीरियड है वो कहलाता है नवलेखन काल। क्या कहलाता है? नवलेखन काल कहलाता है। ये जो टाइम पीरियड है 1965 से लेके और अब तक, 1965 से लेके अब तक का काल है, जो वो किस में आता है? नवलेखन काल के अंदर शामिल किया जाता है। ठीक है जी। तो ये अपनों ने देखा, जो राजस्थानी साहित्य है इसको अपने काल क्रम के आधार पर क्या करते हैं? विभाजित करते हैं। अब जो बाकी जो 3 वर्गीकरण बचे हैं वो इसी काल क्रम के आधार पर आ जाते हैं, जिनको अपने किस में पढ़ते हैं? राजस्थानी साहित्य की जो प्रमुख विधाएं हैं, यानी राजस्थानी साहित्य लेखन की विधाएं हैं। तो क्वेश्चन आ जाए, राजस्थानी साहित्य की प्रमुख लेखन विधाएं कौन सी हैं? तो इसके ऊपर अपने क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। तो हेडिंग डालेंगे, राजस्थानी साहित्य लेखन की प्रमुख विधाएं। राजस्थानी साहित्य लेखन प्रमुख विधाएं। ठीक है जी। राजस्थानी साहित्य लेखन की प्रमुख विधाएं अब कौन सी है, क्या है, ये देखते हैं अपने। जिसमें ख्यात आ जाता है, रासो आ जाएगा, वेली आ जाएगा, एक प्रकाश साहित्य आ जाएगा, आडियां आ जाएंगी, कहावतें आ जाएंगी, गीत आ जाते हैं। ये सभी प्रकार का जो विधाएं हैं ये राजस्थानी साहित्य लेखन में इस्तेमाल की जाती है। ठीक है जी। इसको समझते हैं। पहले हम पढ़ते हैं आज के जो राजस्थानी साहित्य लेखन के अंदर जो पहला अपने टॉपिक चालू करेंगे वो करेंगे आरडियों का। कौन किसका करेंगे? आरडियों का करेंगे। ठीक। अब हम जानते हैं कि जी आरडियां क्या होती हैं। पहले तो ये इस शब्द को समझते हैं कि आरडी क्या होती है। तो पहला पॉइंट क्या याद रखना है? आरडी। ठीक है। क्या लिखना है? आरडियां। तो ये आरडी होती क्या है को ध्यान में रखना है। ये आरडी किसको कहेंगे? तो आरडी जो बेसिकली होती है, जैसे हम क्या कहते हैं? पहेलियां पूछते हैं। हिंदी में क्या पूछते हैं? पहेलियां। तो उन्हीं पहेलियों को राजस्थानी भाषा में क्या कहते हैं? आरडी कहते हैं। क्या कहते हैं? आरडी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? हियाली कहते हैं। इसका अन्य नाम की हम बात करें तो क्या आता है? अन्य नाम में पूछ लिया जाए कि भाई आरडी का अन्य नाम क्या है, तो हयाली है। क्या है? हयाली। ठीक है। आरडी बोल दे, आरडियां बोल दे। यानी कि राजस्थानी साहित्य में पहेलियों को क्या कहते हैं? क्वेश्चन आ जाए राजस्थानी साहित्य की, राजस्थानी साहित्य में एक पॉइंट लिखना है इसके अंदर, राजस्थानी साहित्य में, साहित्य में पहेलियों को, पहेलियों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ठीक है। तो क्या कहते हैं? आरडी कहते हैं। क्या कहते हैं? आरडी कहते हैं, हयाली कहते हैं। ठीक है जी। तो याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, राजस्थानी साहित्य में पहेलियों को क्या कहते हैं? आरडी, आरडियां या हयाली कहते हैं। ठीक है। तो इनकी कुछ विशेषताएं देखते हैं। दूसरा पॉइंट लिखना है इसके अंदर, ये जो आरडियां हैं अलग अलग विषयों पर क्या की जाती हैं? लिखी जाती हैं। किस पर लिखी जाएंगी? अलग अलग विषयों पर लिखी जाएंगी। बेसिकली आरडी होती क्या है? जैसे पूछ लिया जाए, अंकड़ बंकड़ खेजड़ी, नली नली में रस की अड्डी रो, अर्थ बतावे बिन रिपिया देऊं 10। ठीक है जी। दोबारा से, अंकड़ बंकड़ खेजड़ी, नली नली में रस ई अड्डी रो रिपिया, ये अड्डी रो अर्थ बतावा बिन रिपिया देऊं 10। ठीक है। यानी कि इसका क्या बताना है? इस पहेली का क्या बताना है? अर्थ बताना। यानी किसकी बात कर रहे हैं? अपने जलेबी की बात कर रहे हैं। यानी अंकड़ बंकड़ खेजड़ी, यानी कि टेढ़ी मेढ़ी है और इसकी नली नली में क्या होता है? रस होता है। क्या होता है? रस होता है। और फिर कह रहा है पूछने वाला कि ई अड्डी रो अर्थ बताए, यानी इस पहेली का जो अर्थ बताए उसको कितने रुपए दूंगा?
10 रुपए दूंगा। ठीक है, जो तो बता देगा उसको मैं गूगल पे 10 रुपए करवा दूंगा। ठीक है, तो इस प्रकार की क्या पूछी जाती है राजस्थान में, पहेलियां पूछी जाती हैं। फिर एक पहेली है, अरे कहानी मैं कहूँ सुन ले मारा पूत, बिन पंख्या मैं उड़ूं बांध गले में सूत। अरे कहानी मैं कहूँ सुन ले मारा पूत, अरे कहानी मैं कहूँ सुन ले मारा पूत, बिन पंख्या मैं उड़ूं बांध बांध गले में सूत। यानी किसकी बात कर रहे हैं, अपने पतंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, छोटो सो कानूड़ो लांबी सी पूंछ, भाग गयो कानूड़ो रह गई पूंछ। इसकी बात करें, सुई धागे की बात करें, तो विभिन्न विषयों पर क्या लिखी गई हैं, आड़ियां लिखी गई हैं। किससे लिखी गई हैं, जो अलग अलग विषय हैं वो क्या रहती है, आड़ियों की विशेषता। क्वेश्चन आ जाएगा, निम्न में से आड़ियों की विशेषता है या नहीं। हम किसकी बात करें, अपने को क्या बनाना है क्वेश्चन, कोई उसमें इस प्रकार की कोई आड़ी लिखी हुई नहीं मिलेगी आपको, पूछ लिया जाएगा ये क्या चीज है, ऐसा क्वेश्चन नहीं है। क्या बनेगा, पूछ लिया जाएगा निम्न में से आड़ी की विशेषता है या नहीं है। तो वो ही देख रहे हैं, तो पहली चीज क्या देख रहे हैं, राजस्थानी साहित्य में पहेलियों को क्या बोलते हैं, अपने आडी कहते हैं। दूसरी इसकी विशेषता क्या देखनी है, ये कैसे लिखे गए हैं, विभिन्न विषयों के ऊपर लिखी गई हैं। तो लिखना है, यह विभिन्न विषयों पर बोली, यह विभिन्न विषयों पर बोली कही या लिखी जाती है। विभिन्न विषयों पर बोली कही या लिखी जाती, याद रखना है। विभिन्न विषय हैं, इनके अलग अलग विषय हैं, किसी भी विषय पर आप बोल सकते हो, किसी भी विषय पर लिख सकते हो, कह सकते हो, तो ये याद रखना है। तो इनकी विषय वस्तु क्या रहती है, विभिन्न रहती है। अब जो आडियां, ये गद्य व पद्य दोनों में अपने को देखने को, तीसरी विशेषता क्या देखनी है, जो आडियां हैं, आदि गद्य व पद्य दोनों में, दोनों में मिलती हैं। ठीक है, तो इन ये मिलेंगी किस रूप में मिलेंगी, गद्य के रूप में भी मिलती है और अपने को पद्य के रूप में भी देखने को मिल जाती है। ठीक है, गद्य और पद्य दोनों रूपों में देखने को मिल जाएगी। गद्य व पद्य रूप में देखने को मिल, ठीक है जी। और क्या देखते हैं इसकी विशेषता, अब मान लो आपने आदि का अर्थ बताया, तो आपको क्या माना जाएगा, बुद्धिमान माना जाएगा। क्या माना जाएगा, तो बुद्धि। चौथा पॉइंट याद रख लेना है, जो आदि का अर्थ बताता है उस व्यक्ति को क्या मानते हैं, बुद्धिमान मानते हैं। और ये क्या है, बुद्धि का क्या है, प्रतीक माना जाता है। आदि बताने वाला क्या होता है, एक व्यक्ति बुद्धिमान होता है। तो ये विशेषताएं हैं। बेसिकली आपको ये तीन विशेषताएं याद रखनी है। राजस्थानी साहित्य के अंदर जो पहेलियां, इसको क्या बोलते हैं, आडी बोलते हैं। क्या कहते हैं, आडी कहते हैं। और दूसरे पॉइंट याद रखना है, जो आडियां हैं विभिन्न विषयों के ऊपर बोली कही या लिखी जाती हैं, और ये जो लिखी जाती हैं गद्य व पद्य दोनों में लिखी जाती हैं। ठीक है, ये याद रखना है, आडियां गद्य व पद्य दोनों में लिखी जाती हैं। ओके जी, ये चीज आ गया आपको समझ में। तो आपको क्या करना, साथ साथ में नोट्स बनाते चलना है और साथ साथ में क्या करना है, इनको याद करना है। तो पहला, राजस्थानी साहित्य के अंदर जो विधा अपनों ने पढ़ी वो कौन सी है, लेखन की आड़ियां हैं। आड़ियां बेसिकली क्या है, साहित्य के अंदर पहेलियां जो पूछी जाती हैं वो क्या है। अब इसको क्या बोलते हैं, अपने लौकिक साहित्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आड़ियों को। इसको लौकिक साहित्य में क्या किया जाता है, काउंट किया जाता है। ठीक है जी, किसमें किया जाएगा, लौकिक साहित्य में काउंट किया। अब आगे हम देखते हैं, तो अब हम क्या करेंगे, जो विधाएं पढ़ेंगे इसमें क्या करेंगे, एक छोटी विधा पढ़ेंगे जिसको मतलब थोड़ी देर समय में क्या दिया जाए, समझा जाए, और एक बड़ी विधा पढ़ेंगे। तो इसके बाद अपने क्या पढ़ेंगे, खयात साहित्य पढ़ेंगे। क्या पढ़ते हैं, खयात साहित्य को पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो इसमें से क्वेश्चन क्या बनेंगे, अपने ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे। क्या पढ़ना है अपने को, खयात साहित्य पढ़ना है। तो हेडिंग डालें आप, खयात साहित्य।
ठीक है जी। तो राजस्थानी साहित्य के अंदर साहित्य लेखन की एक विधा है जिसको अपने बोलते हैं ख्यात साहित्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ख्यात साहित्य। ख्यात जो शब्द है, पहले तो हमने समझना है जो ख्यात शब्द है इसका अर्थ क्या होता है। यानी कि एक शब्द आता है ख्याति। क्या शब्द आता है? ख्याति। ख्याति का ही अपभ्रंश क्या है? ख्यात है। किसका अपभ्रंश है? ख्याति का है। तो पूछ लिया जाए जो ख्यात शब्द है ये किसका अपभ्रंश है? ख्याति का। तो लिखना क्या है? ख्यात सामान्यतः ख्याति का ख्यात सामान्यतः ख्याति का अपभ्रंश रूप है। तो ये याद रखना है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए ख्याति किसका अपभ्रंश रूप है, तो ख्याति शब्द का ख्यात किसका अपभ्रंश है? ख्याति का अपभ्रंश माना जाता है। ठीक है जी। ठीक। अब ये क्या है? बेसिकली इतिहास परक रचनाएं हैं। क्या है? इतिहास परक रचनाएं होती हैं। ठीक। ये जो इतिहास परक रचनाएं होती है इसमें बेसिकली क्या होता है, किसी राजा के वंश परंपराएं वगैरह क्या होती हैं उल्लेखित इसमें की जाती हैं। क्या की जाती हैं? इतिहास परक रचनाएं होती हैं जिसमें किसी कुल या व्यक्तियों की उपलब्धियों क्या होंगी, जिसमें किसी कुल या व्यक्ति की विशेषताओं का क्या होता है? उल्लेख किया जाता है। ठीक है, जिसमें क्या किया जाएगा? इतिहास परक रचनाएं होंगी और इस इतिहास परक रचनाएं में किसी कुल की, किसी व्यक्ति के अंदर अपने क्या लिख सकते हैं? राजवंश भी लिख सकते हैं। राजवंश या कोई राजा है, इनकी क्या मिलेंगी अपने को? विशेषताओं का उल्लेख देखने को मिलेगा। इसने क्या उनसे युद्ध लड़े हैं, क्या इसकी विशेषताएं, क्या साहित्य लिखवाया, ये सारी चीजें क्या मिलती हैं इसमें? ख्यात के अंदर अपने को देखने को मिलती हैं। ठीक है जी। इसमें ख्यात साहित्य के अंदर देखने को मिलेगी। ठीक है जी। अब इस ख्यात साहित्य को अपने क्या करते हैं, जो मध्य राजस्थानी भाषा जो थी, जो क्या थी? मध्य राजस्थानी भाषा है, ख्यात साहित्य ने क्या दी है इसको? सर्वाधिक प्रसिद्धि दिलाई थी। ठीक है, मध्य राजस्थानी भाषा को सर्वाधिक प्रसिद्धि किसने दिलाई थी? ख्यात साहित्य ने। इसका उल्टा कर दें, ख्यात साहित्य किस में लिखा गया? तो मध्य राजस्थानी भाषा में लिखा गया है। किस में लिखा गया है? मध्य राजस्थानी भाषा के अंदर लिखा गया है। ठीक है जी। तो ये अपने को क्या रखना पॉइंट है, याद रखना है। अब हम देखते हैं जो ख्यात साहित्य इसको अपने कितने भागों में बांट कर पढ़ते हैं, तो ये दो प्रकार का लिखा जाता है। तो क्वेश्चन आ जाए ख्यात साहित्य कितने प्रकार से लिखा जा सकता है, तो पॉइंट याद रखना है। क्या पूछ लिया जाएगा? ख्यात साहित्य साहित्य लेखन लेखन के प्रकार के प्रकार। तो बेसिकली कितने प्रकार हैं? दो प्रकार में क्या किया जाता है? ये लिखा जाता है। कितने प्रकार में लिखा जाता है? दो प्रकार के अंदर लिखा जाएगा। अब इस दो प्रकारों में कौन से प्रकार हैं? तो पहला जो प्रकार है इसको कहते हैं कर्मानुसार या संलग्न ख्यात। क्या होती है? संलग्न ख्यात। क्या बोलते हैं? संलग्न ख्यात। संलग्न ख्यात क्या होती है? जिसके अंदर जिसके अंदर क्रमागत, जैसे
क्रम वाइज क्या किया गया है, घटनाओं का उल्लेख, यानी कि सीक्वेंस से क्या किया गया, घटनाओं का उल्लेख, घटनाओं को आगे पीछे करके नहीं लिखा गया। तो ऐसी जो ख्यात है जिसमें घटनाओं को एक क्रम से व्यवस्थित रूप से लिखा गया है, तो वो क्या कहलाती है, संलग्न ख्यात कहलाती हैं। किसी को ही बोलते हैं क्रमागत ख्यात के नाम से जानते हैं। ठीक है, दूसरी जो ख्यातें हैं वो क्या कहलाती हैं, बात संग्रह कहलाती, क्या कहलाती हैं, बात संग्रह, बात संग्रह कहलाती हैं। दूसरी ख्यात क्या कहलाती हैं, बात संग्रह कहलाती हैं। बात संग्रह जो है इसमें क्या होता है, घटनाओं का क्रमागत वर्णन या उल्लेख नहीं मिलता है। तो क्या लिखना है इसमें, घटनाओं का क्रमागत उल्लेख नहीं मिलता है। तो ये चीज इसमें याद रखनी है। तो साहित्य के दो प्रकार हैं लिखने के, यानी कि जो सॉरी ख्यात साहित्य, इसको दो प्रकार से लिखा जाता है, एक संलग्न ख्यात बोलते हैं और दूसरी कौन सी होती हैं, बात ख्यात होती हैं। ठीक है, संलग्न जो ख्यात है इसके अंदर जो घटनाएं मिलती है अपने को क्रम से देखने को मिलती हैं, और जो बात ख्यात है इसके अंदर घटनाओं को जो क्रम है उसको ध्यान में नहीं रखा जाता है, आगे पीछे करके क्या कर दिया जाता है, लिख दिया जाता है। अब इनके अपने क्या देखते हैं, एक एक एग्जाम्पल देखते हैं। अब क्वेश्चन आ जाए, आपसे पूछ लिया जाए कि जो मुहणोत नैणसीरी ख्यात है, किसकी ख्यात है, मुहणोत, सबसे प्रसिद्ध ख्यात अपने कौन सी पढ़ते हैं, मुहणोत नैणसीरी जो ख्यात है, जो जोधपुर राज्य की ख्यात के नाम से भी प्रसिद्ध है, जोधपुर राज्य के अंदर जो लिखी गई थी ख्यात, वो ख्यात है। ठीक है जी, इस ख्यात के अंदर जो मुहणोत नैणसी ने लिखी थी, यानी जिसको मुहणोत नैणसीरी ख्यात के नाम से भी जानते हैं, और राजस्थान की पहली ख्यात या सबसे प्रसिद्ध जो ख्यात है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन आ जाए कि मुहणोत नैणसीरी ख्यात या नैणसीरी जो ख्यात है, ये ख्यात लेखन की किस रचना का रूप है। क्वेश्चन क्या आ जाए, मुहणोत नैणसीरी ख्यात ख्यात लेखन की किस रचना का रूप माना जाएगा। तो कौन सा रूप माना जाएगा, अगर पूछ लिया जाए कि जी संलग्न ख्यात है या बात ख्यात है, बात संग्रह है, तो किस में आ जाएगा। तो याद रखना है, जो मुहणोत नैणसीरी जो ख्यात है, एग्जाम्पल में ले लेते हैं हम एक, नैणसीरी जो ख्यात है वो किसका उदाहरण है, किसका एग्जाम्पल है, बात संग्रह का है। किसका है, बात संग्रह का है। अब हम देखते हैं संलग्न ख्यात के कौन से उदाहरण इसमें अपने को मिल जाएंगे। संलग्न ख्यात के क्या एग्जाम्पल हैं ये अपने देखते हैं। ठीक, इसके अंदर जो सबसे प्रसिद्ध ख्यात है वो है दयाल दासरी ख्यात। दयाल दासरी ख्यात है। इसके बाद अपने अजमेर की ख्यात भी लिख सकते हैं, अजमेर री ख्यात। ठीक है जी, अजमेर री ख्यात। एक जोधपुर की ख्यात है, जोधपुर की ख्यात। ठीक है, तो ये कुछ ख्यातें हैं जिसके बारे में अपनों ने देखा। तो जो ख्यात साहित्य बेसिकली कितने रूपों में लिखा जाता है, दो रूपों में लिखा जाता है। अब इसमें अपने क्या करते हैं, पहला जो ख्यात का रूप है वो है संलग्न ख्यात, दूसरा है बात संग्रह। क्वेश्चन यहाँ से ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा, अभी जो नैणसीरी ख्यात है बेसिकली किस ख्यात का रूप है, बात संग्रह का। यही क्या बनता है जब अपने नैणसीरी ख्यात पढ़ेंगे। अब अपने क्या करेंगे, जो राजस्थान के अंदर विभिन्न प्रसिद्ध जो ख्यातें हैं उनको पढ़ना चालू करेंगे। तो सबसे पहले अपने जो ख्यात संग्रह में पढ़ेंगे, ख्यात साहित्य में, वो कौन से ख्यात पढ़ेंगे, मुहणोत नैणसीरी ख्यात पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर हम देखेंगे पहले तो मुहणोत नैणसी के बारे में चर्चा करेंगे, ये कौन थे, किसके दरबार में थे। ठीक है, और मुहणोत नैणसी के द्वारा 3 युद्ध भी लड़े गए थे। ठीक है, जोधपुर रियासत के दीवान पद पर रहते हुए, देश दीवान पद पर जब ये रहे, उससे पहले और बाद में इन्होंने क्या लड़े, टोटल 3 युद्ध लड़े थे। ठीक है, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे, कौन से इन्होंने युद्ध लड़े, हारे थे या जीते थे, वो भी चर्चा अपने करेंगे। तो मुहणोत नैणसी के बारे में जानेंगे।
फिर इस ख्यात के अंदर जो नैणसीरी ख्यात है इसमें किस किस चीज का जिक्र है, राजपूतों की कितनी शाखाओं का जिक्र है, ये बात भी करेंगे। तो क्या क्या चीजें इस ख्यात में नैणसी जी ने बताई थी, उन सारी बातों को क्या करेंगे अपने संकलित करेंगे एक जगह। तो आज की क्लास में अपने इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास अपने जो ख्यात साहित्य है, यहाँ से टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपना ख्यात से। टॉपिक कहाँ से चालू रहेगा अपना, ख्यात साहित्य से प्रारंभ करेंगे और राजस्थान की जितनी विभिन्न ख्यातें हैं उन सभी के बारे में अपने पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का सूर्यांश अकेडमी सूरतगढ़ के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ठीक है जी, तो आगे नेक्स्ट वाली क्लास में हम साहित्य वाले टॉपिक को और आगे बढ़ाएंगे। देखिए ये टॉपिक क्या है, थोड़े से विस्तृत है, इनको समझना जरूरी है। यहाँ से बढ़िया आरएस के लिए, पीएसआई के लिए, जो भी अग्नि आगामी जितने भी भर्तियां हैं, पटवार हैं, सीईटी वगैरह हैं, यहाँ से बढ़िया क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो अपने को इसको विस्तार से पढ़ते हुए जाना है, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी कि भाई 1 या 2 क्लास में इसको कंप्लीट कर दें। धीरे धीरे पढ़ेंगे, आराम से तसल्ली से पढ़ते हुए चलेंगे इसको। ठीक है जी, आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।